बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। घर आता माल और खुशबख्ती किसे अच्छी नहीं लगती। लोग तो माल की खातिर क्या कुछ नहीं कर जाते और फिर इन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होता कि इनका अमल से माल आएगा भी या नहीं। मगर मेरे पास तो सनद मौजूद थी, एक ऐसी चीज़ की सनद जिसे करते ही मेरे घर से सारी गुर्बत और इफलास ख़त्म हो जाएगा। काम मुश्किल था, बस इसी वजह से मैं करने से बहुत डरती थी। मुझे हर वक्त ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आते जो कहते थे कि आलिया की शादी कर दो, माला माल हो जाओगी। मगर परेशानी की बात यह थी कि मेरी बेटी आलिया बहुत छोटी थी, वो अभी कम उम्र में भी कम और नादान थी। मैं कैसे इसकी छोटी सी उम्र में इसकी शादी कर सकती थी। अगर मुझे 18 साल बेटी फरजाना के मुतालिक ऐसा कोई ख्वाब आता तो मैं एक मिनट भी नहीं लगाती और जैसे तैसे करके इसकी शादी करके इसको रुखसत कर देती। आधी रात बीत चुकी थी, हर सू अंधेरा फैला हुआ था और मैं इस ख्वाब के बाइस बेदार हो चुकी थी। मैंने सोचा कि उठ तो गई हूँ, क्यों ना तहज्जुद ही पढ़ लूँ। मैं वज़ू करने की खातिर अपने कमरे से बाहर निकली तो मुझे अजीब से दर्द से निढाल आवाज़ सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ मेरे बेटे के कमरे से आ रही थी। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा और भागती हुई इस कमरे में चली गई। वो ज़मीन पर गिरा पड़ा था। इसकी हालत देखकर मेरा कलेजा मुँह को आने लगा। मैं बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे? मेरे लाल साथ की आंखों से आंसू गिरते चले जा रहे थे, मगर वो कुछ बोलने के काबिल नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने इसे सहारा देकर उठाया, इसे बेड पर बिठाया और पानी का गिलास इसके लबों पर लगा दिया। साथ का चेहरा बिल्कुल जर्द था। थोड़ी देर तक वो खामोश रहा, फिर अपने चेहरे पर जबरी मुस्कुराहट सजाकर बोला, अम्मी आप कैसे बेदार हो गई? मैं बोली, तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी थी। इसने सर हिला दिया। मैं बोली, तबीयत ज़्यादा ख़राब है? वो कहने लगा, हर रात ऐसी ही तकलीफ़ होती है अम्मी, मैं आपसे छुपा लेता हूँ क्योंकि जानता हूँ कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी। मगर अम्मी हाल दिल बता रहा था, क्योंकि आज आप तहज्जुद पढ़ती हैं, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे सज्जियत से बचा ले, मुझे अपने पास बुला ले, तब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, बस मुझे सुकून मिल जाए। मैं बेटी की बात सुनी तो दिल पर हाथ रख लिया। मैं बोली, अल्लाह ना करे साथ के तुम्हें कुछ हो, फिर अपने मुंह से ऐसे अल्फाज मत निकालना। साथ बहुत तकलीफ़ में था, मगर इसने अपनी आंखें हाथ रख लिए थे और बोला, अम्मी मैं सोना चाहता हूँ, मुझे नींद आ रही है। मैं उठकर बाहर आ गई, मगर साथ के कमरे के दरवाजे के साथ लगकर बैठ गई। मैं जानती थी वो ठीक नहीं है, इसे नींद नहीं आ रही थी। सादा फुट फुट कर रो रहा था, मुझसे इसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो अपने कमरे में रो रहा था, जबकि मैं बाहर सहन में बैठी रो रही थी। यूं ही रात बीत चुकी थी और सुबह का उजाला हर सू फैल चुका था। साथ शायद सो चुका था। इसकी बहनें भी बेदार होकर बाहर आई थी। मैंने इन्हें सख्ती से मना किया था वो कि किसी किस्म का शोर ना करें, क्योंकि साथ बड़ी मुश्किल से सोया है। मेरा 22 साल लड़का गुर्दों के मर्ज में लाहक था। इसके दोनों गुर्दों में पथरियाँ थीं। हर महीने इसके गुर्दों की सफाई करवाना पड़ती थी और इस चीज़ में बहुत खर्चा आता था कि अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। इस बार इसके गुर्दों की सफाई करवाए 1.5 महीना बीत चुका था, मगर हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ रही थी। साथ के अब्बू जब उठे तो मैंने इनके सामने हाथ जोड़ लिए और बोले कि किसी भी तरीके से आप पैसों का इंतज़ाम कर दें, मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब है। मेरे शौहर ने जब ये सुना तो वो रोने लगे। बोले, उस्मा मुझे तो खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, किसके आगे हाथ फैलाऊं। कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता जिससे मैं ये उम्मीद लगाऊं कि वो मुझे पैसे दे दे, क्योंकि मैं तो अभी पहले के कर्ज ही नहीं उतार पाया हूँ। अमजद भी ठीक कहते हैं, मैं इनको फजूल में इल्ज़ाम ठहरा नहीं सकती, क्योंकि बहुत बड़ी अज़ियत से दिन रात गुजर रहे थे। मैं सारी रात रोकर अपने बेटे के लिए दुआ करती थी। आज बड़े दिनों के बाद गहरी नींद आई थी। मुझे ये बुज़ुर्ग नज़र आए थे जो अक्सर रात ख्वाब में आते और कहते थे कि रो कर बुरा हाल कर लिया है, अपने बेटे को भी तकलीफ़ से नहीं निकाल रही, तुम्हारी सारी परेशानियों का हल आलिया की शादी है, इसकी शादी कर दो, रातों रात माला माल हो जाओगी। ये ख्वाब देखते ही मैं अड़बड़ा कर उठ बैठी। मेरा शौहर शायद पहले से ही जाग रहा था। कहने लगा, क्या बात है? उसमें कोई डरावना ख्वाब देख लिया? मैं बोली, अमजद आलिया के लिए कोई रिश्ता ढूंढो, इसकी शादी करना चाहती हूँ। आज मैंने फैसला कर लिया था कि बेटे की खातिर आलिया को कुर्बान कर दूंगी। अमजद कहने लगा, हाँ तुम फिक्र ना करो, मैं फरजाना के लिए कई जगहों पर बात की हुई है। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। मैं बोली, फरजाना नहीं, आलिया की बात कर रही हूँ। मेरे शौहर ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे वो कह रहा हो कि तुम अपने हवास में तो हो। मैं बोली, अमजद दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं 1 हफ्ते के अंदर आलिया को रुखसत करना चाहती हूँ। अमजद बोला, उस्मा तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? आलिया अभी बहुत कम उम्र है, तुम इसकी शादी कैसे कर सकती हो? वो अभी शादी के काबिल नहीं है। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, जो भी हो अमजद, मैं आलिया की शादी करना चाहती हूँ। अमजद बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया है? तुम बड़ी अपनी बेटी को छोड़कर छोटी की शादी कर रही हो? आलिया से कोई गलती हो गई है? कुछ ऐसा हुआ है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैं बोली, आलिया नादान है, बेकसूर है, इससे कुछ भी गलत नहीं हुआ। फिर मैं अपने ख्वाब के मुतालिक अपने शौहर को बता रही थी। मैंने इसे बताया कि पिछले 3 हफ्तों से मुझे मुसलसल ख्वाब आ रहे हैं। ये आम बात नहीं, एक ख्वाब बिला वजह बार बार आए। मेरा शौहर कहने लगा, मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं, इसलिए तुम अपने ख्यालात को अपने तक ही रखो। पहले मैं फरजाना की शादी करूँगा, जब मुझे लगेगा कि आलिया बड़ी हो गई है तो इसकी शादी कर दूँगा। मैं चुप हो गई थी। मैं समझ सकती थी कि अमजद को इतनी जल्दी नहीं मानेंगे।
मुझे भी तो मानते मानते 3 हफ्ते लग गए थे। खैर इस बार कहीं से भी साद के इलाज के लिए पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर बार बार ये कह रहे थे कि अगर इसके गुर्दों में जहर फैल गया तो जिस कदर जल्दी सफाई हो सके इसकी सफाई करवा लें, तो नहीं तो बच्चे की जान को ख़तरा है। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से दरवाजे बंद हो चुके। हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं थी जिससे बेचकर हम साद का इलाज करवाते। हमने तो पहले ही किराए के घर में रहते थे। साद की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। एक दिन वो अमजद के साथ बैठे बातें करते करते बेहोश हो गया था और बेहद तकलीफ़ में था। तब अमजद मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आए और कहने लगे, क्या तुम्हें सच्चे ख्वाब आते हैं? ये ना हो कि हम बेटे के इलाज की खातिर आलिया की ज़िंदगी तबाह कर दें और कुछ भी हासिल ना हो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आलिया की शादी से हमारे हालात कैसे बदल जाएंगे। मैं रोने लगी थी। बोली, अमजद मुझे कुछ नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि हर रात रोज़ ख्वाब में मुझे बुजुर्ग हस्ती आती है। अमजद कहने लगा, ठीक है तुम अपने जानने वाले में आलिया के रिश्ते की बात कर दो, मैं अपने वसाइल से इस्तेमाल करता हूँ। मुझे इल्म है कि अमजद ने ये बात बड़ी मजबूरी में की थी क्योंकि इन्हें आलिया से बड़ी मोहब्बत थी। वो मुझसे अक्सर कहा करते थे कि चूँकि आलिया मेरी सबसे छोटी औलाद है इसलिए मुझे जान से प्यारी है। कभी कभी इंसान हालात से इतना मजबूर हो जाता है कि अपनी मताए हयात को भी कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। शाम तक साद की हालत कुछ बेहतर हो चुकी थी, इसलिए मैंने रिश्ते करने वाली को फ़ोन करके कह दिया हमें आलिया का रिश्ता चाहिए। वो भी हैरान हुई, कितनी छोटी सी बच्ची के लिए क्यों शादी कर रही हो? मैं इसे अब क्या बताती, बस बहाना बनाकर टाल दिया। सारी रात मैंने कांटों पर लौट कर गुजारी। मैं अपनी फूल जैसी बच्ची की शादी कर रही थी, ना जाने से कैसे ससुराल वाले मिलते। वो तो घर के कामकाज से भी वाकिफ़ नहीं थी, वो तो बहुत ही मासूम थी। यूं ही आंखों में रात कट चुकी थी। अमजद की हालत भी मेरे जैसे ही थी, वो भी करवट पर करवट बदलते जा रहे थे। अगले दिन 10 बजे के करीब हमारे घर के दरवाजे पर बेल हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने एक औरत खड़ी थी, सियाह गाड़ी में आई हुई थी। इससे एक औरत निकल कर आई मेरे पास। इसने एक अंदाज में ही लगा के बहुत ही बारोब औरत, अमीर औरत है। कहने लगी, आपके घर में बेटियां हैं? मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो मुस्कुराकर बोली, यूँ दरवाजे पर खड़े होकर सवाल करना मायूब लगता है, मगर कुछ रातों से मेरे ख्वाब में आपका घर दिखाई दे रहा था। मुझे बार बार कहा जा रहा था कि इस घर से बहू ब्याह कर लाओ। मैंने पहले इस ख्वाब को झटक दिया, मगर मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे कोई इशारा मिल रहा था, इसलिए मैं सुबह ही सुबह आपके घर आ गई हूँ। मैंने इसे अंदर आने का कहा, मगर इस औरत को कमरे में ले गई और बोली, मेरी 2 बेटियाँ हैं, आपको किसका रिश्ता चाहिए? तब मैं बोली, आलिया, फरजाना, इधर आओ। तब वो बोली, आलिया नाम सुना सुना सा लगता है, शायद ख्वाब में आया हो। मेरी दोनों बेटियां बहुत हसीन थी, एक से बढ़कर एक थी। जब वो दोनों सामने आई तो वो औरत कहने लगी कि काश मेरे 2 बेटे होते तो मैं आपकी दोनों बेटियों को ले जाती, मगर मेरा फ़कत एक ही बेटा है। आप इजाज़त दें तो मैं आलिया की शादी इससे करना चाहूँगी। मैंने सर हिला दिया और बोली, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो औरत कहने लगी, ये शादी जिस कदर जल्दी हो सके इतना ही अच्छा है, मेरा भी यही ख्याल था। इसलिए मैं बोली, जी ठीक है। इसने 1 हफ्ते की डेट मांगी। मैंने लड़का देखे बिना ही हाँ कर दिया था। शाम में जब अमजद घर से वापस आए तो मैंने इनको सारी बात बताई। वो कहने लगे, तुमने बहुत अच्छा किया, इसने भी मुझसे किसी किस्म का सवाल नहीं किया था। खैर जब मैंने आलिया को शादी के मुतालिक बताया तो वो बहुत खुश हुई। कहने लगी, अम्मी मैं नए कपड़े पहनूंगी, बहुत ज़्यादा मेकअप करूँगी, कितना मज़ा आएगा ना। मैं मुस्कुराती और बोली, हाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आलिया से छुप कर मैं बहुत रोती थी। फरजाना को जब इस बात का इल्म हुआ तो इसने मेरे साथ बहुत झगड़ा किया। वो कहने लगी, अम्मी आपको क्या हो गया है? आपने इस औरत की गाड़ी देखी तो लट्टू हो गई, ये भी नहीं सोची कि आलिया बहुत छोटी है, वो शादी जैसी चीज़ को नहीं समझती। मैं जानती हूँ आप इसे कपड़े और जूतों का लालच देकर खुश कर रही हैं, मगर जब इस पर यह हकीकत खुलेगी कि इसे अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा तब वो क़यामत बर्पा कर देगी। मैं फट पड़ी। मैंने फरजाना के आगे हाथ जोड़ दिया। मैं बोली, खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मज़ीद परेशान मत करो, मुझे सुकून से जीने दो। फरजाना को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो मेरा गुस्सा देखकर भी इसकी वकालत करने से बाज नहीं आई। वो कहने लगी, अम्मी आलिया को जहन्नुम में धकेल कर आप खुश नहीं रह पाएंगी। अब आलिया की शादी महज 2 दिन रह गए थे। वो पगली तो ये सुनकर ये वक्त गिन कर गुजार रही थी। आज मैंने हिम्मत कर हिली। मैंने आलिया को अपने पास बुलाया और बोली, बेटी तुम्हें इल्म है कि शादी के बाद तुम्हें ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा? वो मेरा मुंह देख रही थी, फिर कहने लगी, अम्मी आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तब मैं बोली, आलिया तुम्हारा नया घर बहुत खूबसूरत है, वहाँ तुम्हें हर सहूलत मिलेगी, गाड़ी भी होगी, जहाँ भी जाना चाहो तुम जा सकोगी। आलिया ने साफ साफ इनकार कर दिया और बोला कि अब मुझे दुनिया में जहाँ भी मिल जाए मगर मैं अपना घर नहीं छोड़कर जाऊंगी। मैं इस सूरत हाल में बहुत परेशान थी, मगर मैंने अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती की थी। अमजद के सामने भी जब आलिया ने इस रिश्ते से इनकार किया तो उन्होंने आलिया को बहुत डांटा। आलिया सहन गई थी। यूँ जब भी वो निकाह के लिए रजामंद हो गई, मोहल्ले वालों को जब आलिया की शादी के मुतालिक पता चला तो सभी हैरान रह गए थे। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। बाज़ ने तो इतना कह दिया था कि शायद लड़की के किरदार में ही खोट हो, जब भी तो इसने शादी कर रही हैं।
हमने ये सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। आलिया की रुखसती के बाद अमजद धाड़े मार मार कर रो रहे थे। साथ को जब आलिया की रुखसती का इल्म हुआ तब तक वो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो तो अस्पताल में एडमिट था और बेहोश था। इसकी हालत की वजह से हम सब कुछ सोचने समझने से कासिर थे। फरजाना ने घर में आते ही हंगामा मचा दिया था, इसलिए मुझे इसके सामने सच बोलना पड़ा। फरजाना को अपने ख्वाब के मुतालिक सब कुछ बता दिया था। वो कहने लगी, अम्मी मुझे तो यही लगता है कि आपने आलिया की कुर्बानी दी है साथ की खातिर। आपने तो इन लोगों के मुतालिक छानबीन भी नहीं की थी, इनके घर जाकर देखा भी नहीं, कुछ अता पता नहीं लिया। आपने तो शादी से कबल आलिया के होने वाले शौहर को भी नहीं देखा। ये तो शुक्र है कि वो बारात वाले दिन जब आया तो कम उम्र लड़का था। अगर इसकी जगह कोई 40 साल का लड़का होता तो आप क्या कर लेती? अम्मी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बच्चे की खातिर आप दूसरे की कुर्बानी दे दें। मैं फरजाना के गले लगकर रोने लगी और बोली, तुमने हर बात सही कही, मगर तुम जानती हो कि माँ के लिए औलाद एक जिस्म की सी हैसियत रखती है। फरजाना, जब दांत में दर्द हो तो बाकी जिस्म की फिक्र नहीं रहती। आलिया की रुखसती के बाद घर की हालत ऐसी थी जैसे कोई जनाजा गया हो। मैं शदीद खौफज़दा हो चुकी थी। जल्दी से उठकर बाहर आ गई। बाहर देखा तो दीवार के पास एक सियाह बैग पकड़ा हुआ था। मैं हैरान हुई कि आखिर ये बैग किसका है। मैं उठाने लगी तो मुझे कदरी भारी महसूस हुआ। खैर मैंने इसे घसीट कर रोशनी में ले आई। मैंने इसे बैग को खोल कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो तो पैसों से भरा हुआ था। मैं भागती हुई अपने कमरे में गई और अमजद से बोली कि जल्दी बाहर आएँ। वो घबरा गए थे। जब बाहर आकर पैसों से भरा बैग देखा तो बोले, अमजद उज़्मा तुम्हारा ख्वाब तो सच्चा था। मैंने और अमजद ने पैसे गिनने की कोशिश की मगर नाकाम रहे, क्योंकि इस बेतहाशा पैसे थे। हम दोनों मियाँ बीवी रात भर रोते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुबह होते ही अमजद अस्पताल चला गया। साथ अभी भी अस्पताल में था। हमें बताया गया था कि वो फिर बेहोश हो चुका है। अब इसके गुर्दे ट्रांसप्लांट करवाना बहुत ज़रूरी हो गया था। अमजद ने डॉक्टर से कह दिया था कि गुर्दों का इंतज़ाम कर दें। हमने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। फिर तो जैसे कोई मौजज़ा हो चुका था। अगले ही दिन साथ के लिए गुर्दे भी मिल चुके थे, जो साथ के गुर्दों से मैच हो चुके थे और तबई लिहाज से साथ के लिए वो मौसर तरीन गुर्दा था। अमजद ने पैसे देकर डॉक्टर को जमा करवा दिए। वो कहने लगे जब तक मरीज़ को होश नहीं आएगा वो इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। मैं, अमजद और फरजाना इस वक्त बहुत बुरी हालत में फंसे हुए थे। ऐसा लगता था कि दुनिया बस ख़त्म हो चुकी हो। अब जो कुछ भी है यही अस्पताल है। हमारा सोना जागना उठना बैठना इस अस्पताल तक महदूद होकर रह गया था। खाने पीने की तो हमें फ़िक्र भी नहीं थी। एक हफ्ते से हमने खुले आसमान के तले सांस भी नहीं लिया था। हम तो ये भूल भी गए थे कि ताज़ा हवा क्या होती है। दिन रात इबादतों में गुजर रहे थे। अल्लाह ने आखिरकार हमारी पुकार सुन ली। एक हफ्ते के बाद साथ को होश आया और बहुत तकलीफ़ में था, इसलिए जल्द से जल्द इसका ऑपरेशन कर दिया गया। हमें तो ये लगता था कि ऑपरेशन के बाद मंजिल आसान हो जाएगी, मगर ये हमारी खाम ख्याली थी। आगे के मरहले से भी इससे भी कठिन थे। वक्त गुजरता गया। हम साथ को लेकर घर आ गए। अब साथ भी बेहतर हो चुका था। हमारे पास रुपए पैसे की भी कमी नहीं थी। हम हर तरह से खुशहाल थे। मगर अब आलिया की याद मुझे आने लगी। अस्पताल की दौड़ धूप में तो मैं फिर भी इसको फरामोश कर चुकी थी, मगर अब सब कुछ ठीक हो गया था। साथ भी खाता पीता था। इसकी तरफ से मुझे फ़िक्र ख़त्म हो चुकी थी, तो मुझे अब आलिया की याद सताने लगी। उठते बैठते इसी का ख्याल आता। आज दरवाजे पर दस्तक हुई तो ऐसे लगा जैसे मेरी आलिया आ गई हो। मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक पागल लड़का खड़ा था। वो मुझे घूर रहा था। मैं बोली, बेटा कौन हो तुम? तो कहने लगा, जिसकी शादी की है वो बच्ची की खबर लो। मैं चौंक गई थी। मैं बोली, कौन हो तुम? क्या हुआ मेरी आलिया को? बताओ मुझे। इसने कोई जवाब नहीं दिया और जैसे ही वो चला गया मेरा कलेजा तो मुट्ठी में आ गया था। मैं कैसे आलिया की खबर लेती? मुझे तो इसके ससुराल वालों का पता भी मालूम नहीं था। अब मुझे अपने वजूद से नफरत होने लगी थी। मैंने क्यों अपनी मासूम बच्ची को बिना छानबीन के ही रुखसत कर दिया? मैं इससे मिलना चाहती थी, मगर मुझे इसके घर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं घर वालों से चुप कर रोती रहती थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। दरवाजे पर वो लड़का दोबारा आया और बोला कि अपनी बेटी की खबर लो। वो अक्सर हमारे दरवाजे पर आया करता था। इसकी बात सुनकर मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पती थी। मेरी ये हालत देखकर फरजाना भी परेशान हो गई थी। कहने लगी, अम्मी क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? मुझे इस वक्त एक हमदर्द की ज़रूरत थी, मगर फरजाना से डरती थी कि इसने किसी के सामने बोल दिया कि मुझे आलिया के ससुराल के मुतालिक कुछ इल्म नहीं, मगर अब मज़ीद बातें दिल में नहीं रख सकती थी तो शायद मेरा दिल फट जाता। इसलिए मैंने आलिया से सारी बातें कह दी। इसके माथे पर बल पड़ गए थे, मगर मेरी हालत के पेश नज़र वो चुप हो गई थी। फिर मेरा मोबाइल हाथ में पकड़कर बटन दबाने लगी। 5 मिनट के बाद अम्मी, आलिया की शादी से कबल इसकी सास ने एक नंबर दिया था, अब आप इससे एड्रेस ले लें। मैंने फरजाना के हाथ से मोबाइल उचक लिया और फ़ोन करने लगी। दूसरी ही बेल पर कॉल अटेंड कर ली गई थी। मैंने आलिया की सास से इसके घर का पूछा तो वो कहने लगी कि आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके लिए ड्राइवर भिजवा देती हूँ। तमीना बेगम की बात सुनकर मेरे दिल को सुकून आ गया। आधे घंटे के बाद ही ड्राइवर आ चुका था। मैं इसके साथ आलिया के घर पहुँच गई। ये देखकर दंग रह गई थी। महल नुमा कोठी में रह रही थी, मगर जब इसके
اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو وہ مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی اور بولی امی آپ آئی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ چند ہی ہفتوں میں میری عالیہ اتنی بڑی ہو جائے گی۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی، میرے ساتھ گھر جانے کی ریکویسٹ کرے گی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کی شخصیت بھی اس کی ساس جیسی ہو چکی تھی، وہ بڑے رکھ رکھاؤ والی لگ رہی تھی، بار بار ملازمہ کو بلا کر میرے لیے کھانے پکانے کی چیزیں منگواتی رہی، جبکہ میں نے وہاں صرف ایک گلاس پانی ہی پیا تھا۔ عالیہ اپنے بہن بھائیوں کے متعلق پوچھ رہی تھی اور بول رہی تھی اگلی بار مجھ سے ملنے کے لیے ان کو بھی ضرور لائیے گا۔ تہمینہ بیگم ہمارے ساتھ بیٹھی اپنی بہو کو دیکھ کر خوش ہوتی جا رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ اس گھر میں میری بیٹی بہت خوش ہے۔ میں نے بلا وجہ اس پاگل لڑکے کی باتوں پر دھیان دیا۔ میں نے عالیہ کی صورت دیکھ لی تھی تو مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ گھر جا کر میں نے فرزانہ کو عالیہ کے متعلق بتایا تو وہ بہت خوش ہو رہی تھی، کہنے لگی امی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، عالیہ اتنی بدل چکی ہے، جب میں اس سے ملوں گی تو مجھے تو شرم آ جائے گی کہ وہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے۔ میں مسکرانے لگی، ساتھ بھی اب گھر سے باہر نکل رہا تھا، وہ بالکل ٹھیک جو تھا۔ اگلے دن پھر سے میرے دروازے پر وہی پاگل لڑکا آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اپنی بیٹی کی فکر کرو۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا اور بولی تم بلا وجہ میرے دل میں وسوسے مت ڈالو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے لگا تھا کہ ڈانٹ سے پریشان ہو کر وہ میرے گھر دوبارہ نہیں آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ پھر اگلے دن آ گیا۔ وہ ہر روز آتا تھا، مجھے پریشانی ہوتی تھی تو میں عالیہ کی ساس کو فون کر دیا کرتی تھی، مگر عالیہ سے ملنے کے لیے آنا چاہتی تھی، اس نے گاڑی بھیجنے کا انکار کر دیا تھا۔ میں ٹیکسی میں بیٹھ کر خود چلی گئی۔ آج بھی عالیہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، خیر یوں ہی روز میرے دروازے پر دیوانہ آتا اور مجھے پریشان کر جاتا۔ آخر جب آیا تو میرے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ میں بنا بتائے ہی عالیہ کے گھر پہنچ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں پریشان ہو گئی، کیونکہ عالیہ کے سامنے بہت سے بیگ پڑے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا تو بھاگ کر آئی اور میرے گلے لگ گئی۔ وہ روتی چلی جا رہی تھی، کہنے لگی امی مجھے ساتھ لے جائیں، میں تباہ ہو جاؤں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکلنے لگی۔ چوکیدار نے اجازت نہیں دی اور جلدی سے تہمینہ بیگم کو فون ملا دیا اور گھر سے باہر آ گئی۔ میں نے بھی پولیس کو فون کر دیا۔ تہمینہ کے آنے سے پہلے ہی پولیس آ چکی تھی۔ عالیہ نے دل دہلا دینے والا انکشاف کیا۔ وہ کہنے لگی مجھے جب سے اس گھر میں بیاہ کر لایا گیا ہے میں نے اپنے شوہر کی شکل نہیں دیکھی، وہ تو یہاں آیا ہی نہیں۔ مجھے تہمینہ بیگم ہر روز امیر لوگوں جیسے طور طریقے سکھاتے، اٹھتی بیٹھتی سکھاتے، ہر روز پارلر والی آتی اور میرا ٹریٹمنٹ کرتی۔ مجھے تہمینہ بیگم ایسی دوائیں کھلاتی جس سے میرا جسم پھول رہا تھا۔ میں کچھ ہی ہفتوں میں تہمینہ بیگم کی گفتگو سنی تھی۔ وہ کم عمر غریب لڑکیوں کی شادی اسی لڑکے سے کروا دیتی تھی جس سے میری کروائی تھی، پھر وہ پیسوں سے لڑکی کے گھر میں پھینک جاتے۔ غالباً یہ لڑکی کی قیمت ہوتی، مگر ایسا اس لیے کرتے تھے کہ غریب لوگ پیسہ دیکھ کر کچھ ہی عرصے کے لیے اپنی بیٹی کو بھول جاتے ہیں اور پھر اتنی دیر میں اس لڑکی کو دبئی بھیج کر فروخت کر دیا جاتا ہے، خود بھی علاقہ چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے میں اپنے والدین کے ساتھ رابطہ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اس گھر کے ایک ملازم کو جس کی بیٹی میری عمر کی تھی قسم دے دی اور اسے کہا کہ تم میرے گھر جا کر میرے حالت کے بارے میں میری والدہ کو بتاؤ۔ وہ خود تو مجبور تھا، ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ایک دیوانے لڑکے کو پیسے دے کر میرے گھر بھیجا۔ پھر وہ جا کر وہی بار بار سبق دہراتا جو ملازم نے اسے یاد کروایا تھا۔ جب امی گھر آتی تو تہمینہ ہمارے پاس سے بالکل نہیں اٹھتی تھی اور آج مجھے دبئی لے جا رہے تھے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ امی وقت پر پہنچ گئی۔ میں عالیہ کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ پولیس نے تہمینہ اور اس کے گروہ کو گرفتار کر لیا تھا اور میری بیٹی گھر واپس آ چکی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، مگر آج تک اس الجھن سے نکل نہیں پائی کہ میرے خواب میں آنے والا بزرگ کون تھا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ بھی تہمینہ کے گروپ سے ہی کوئی کارستانی تھی، کیونکہ جب وہ عالیہ کا رشتہ مانگنے آئی تو اس نے اس بزرگ اور اس کے خواب کا ذکر کیا۔ میں آج بھی دنگ ہوں کہ ایسے فراڈی لوگ نہ جانے کیا کچھ کر جاتے ہیں اور کس حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔